जैसे कोई भी बड़ी इमारत होती है ना, बिल्कुल वैसे ही भारत की न्याय व्यवस्था की भी एक नींव है, एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है। और जानते हैं वो ब्लूप्रिंट क्या है? वो है हमारा संविधान। तो आज हम भारत के सुप्रीम कोर्ट के इसी आर्किटेक्चर को समझने वाले हैं, जिसका पूरा नक्शा आर्टिकल 124 से 147 में दिया गया है। तो सवाल ये उठता है कि देश के कानून के सबसे बड़े संरक्षक यानी सुप्रीम कोर्ट को बनाने का तरीका क्या है, इसे बनाया कैसे जाता है? इसका जवाब हमें कहीं और नहीं बल्कि संविधान के पन्नों में ही मिलता है, एकदम वैसे जैसे कोई आर्किटेक्ट एक शानदार इमारत का ब्लूप्रिंट बनाता है, एक एक डिटेल के साथ। तो ये पूरा का पूरा ढांचा समझ लीजिए 5 बहुत मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला, इसकी नींव और बनावट। दूसरा, इसकी शक्ति के स्तंभ यानी इसके मुख्य अधिकार क्या हैं। तीसरा, न्याय की कुछ स्पेशल चाबियां। चौथा, पूरे देश का कानून बनाने की सबसे बड़ी शक्ति। और पांचवा, ये सब मिलकर एक सिस्टम की तरह काम कैसे करते हैं। चलिए एक एक करके इन सभी स्तंभों को करीब से देखते हैं। तो भाई, किसी भी इमारत की शुरुआत होती है उसकी नींव से, है ना? तो सबसे पहले यही देखते हैं कि संविधान ने हमारे सुप्रीम कोर्ट की नींव कैसे रखी है। इस नींव के 3 सबसे अहम पत्थर हैं। पहला, आर्टिकल 124। ये तो वो पहली ईंट है जो कहता है कि हाँ, एक सुप्रीम कोर्ट होगा, उसमें जज कैसे आएंगे, कितने होंगे। दूसरा, आर्टिकल 125 जो जजों के वेतन की बात करता है। ये क्यों जरूरी है? ताकि जज बिना किसी के दबाव में आए बेखौफ होकर काम कर सकें। और तीसरा है आर्टिकल 130 जो तय करता है कि कोर्ट बैठेगा कहाँ, यानी दिल्ली में। तो ये तीनों आर्टिकल्स मिलकर कोर्ट के होने को एक मजबूत, एक ठोस आधार देते हैं। लेकिन सोचिए, अगर कभी जजों की कमी हो जाए तो क्या काम रुक जाएगा? नहीं, हमारे संविधान बनाने वालों ने भाई क्या दूर की सोची थी। उन्होंने एक ऐसा बैकअप सिस्टम बनाया है कि कोर्ट का काम कभी कभी भी नहीं रुकता। जरूरत पड़ी तो आर्टिकल 126 से एक्टिंग चीफ जस्टिस आ जाएंगे। काम और ज्यादा है तो 127 के तहत एड हॉक जज आ जाएंगे। और तो और 128 के तहत रिटायर्ड जजों को भी वापस बुलाने का प्रोविजन है। मकसद बस एक, न्याय का पहिया हमेशा हमेशा चलता रहे। और फिर आता है आर्टिकल 129 जो कोर्ट को एक बहुत ही स्पेशल स्टेटस देता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड या अभिलेख न्यायालय का। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब यह है कि इसके फैसले समझ लीजिए पत्थर की लकीर हैं। 2 बातें हैं इसमें। एक कि इनके फैसलों को हमेशा के लिए रिकॉर्ड किया जाएगा और उन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। और दूसरी, जो बहुत जरूरी है, कि अगर कोई कोर्ट की बात ना माने, उसकी अवमानना करे, तो कोर्ट उसे सजा भी दे सकता है। चलिए, नींव तो बन गई एकदम मजबूत। अब बात करते हैं उन बड़े बड़े पिलर्स की, उन स्तंभों की जिन पर न्याय की ये पूरी इमारत टिकी हुई है। हम बात कर रहे हैं कोर्ट के अधिकार क्षेत्रों की, उसकी शक्तियों की। तो पहला और सबसे बड़ा स्तंभ है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यानी मूल क्षेत्र अधिकार। इसका मतलब है कि कुछ खास तरह के केस सीधे मतलब फर्स्ट इंस्टेंस में ही सुप्रीम कोर्ट में सुने जा सकते हैं, कोई निचली अदालत नहीं, सीधे टॉप पर। और ये कौन से मामले हैं? अक्सर ये वो मामले होते हैं जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़े हों, जैसे केंद्र सरकार और किसी राज्य के बीच कोई झगड़ा हो, या फिर 2 राज्यों में ही कोई विवाद हो। ये शक्ति हमारे देश के फेडरल बैलेंस के लिए एक रेफरी की तरह काम करती है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, जिसे हम एक अपीली पेड़ की तरह देख सकते हैं। ये वो रास्ता है, वो सीढ़ी है जहां मामले निचली अदालतों से चढ़ते चढ़ते हाईकोर्ट और फिर आखिर में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं। और ये अपीलें किसी भी तरह की हो सकती हैं, चाहे कोई संवैधानिक सवाल हो, कोई सिविल मामला हो या फिर कोई क्रिमिनल केस। इसका मकसद सीधा है, ये पक्का करना कि हर किसी को न्याय का एक और मौका, एक और स्तर हमेशा मिले। ठीक है, तो हमने सामान्य रास्ते तो देख लिए, पर अब बात करते हैं कुछ खास शक्तियों की। आप इन्हें न्याय की मास्टर की कह सकते हैं। ऐसी चाबियां जिनसे वो ताले भी खुल जाते हैं जो आमतौर पर बंद ही रहते हैं। और इस गुच्छे में जो सबसे सुनहरी चाबी है वो है आर्टिकल 136 के तहत स्पेशल लीव पिटिशन यानी SLP। ये एक असाधारण शक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देती है कि वो देश की किसी भी, जी हां, किसी भी अदालत या ट्रिब्यूनल के किसी भी फैसले के खिलाफ अपील सुन सकता है। लेकिन हां, ये कोर्ट का विवेकाधिकार है, मतलब कोर्ट की मर्जी है कि वो केस सुनेगा या नहीं। और इसका मकसद ये है कि कोई तकनीकी वजह, कोई छोटी मोटी रुकावट किसी के साथ अन्याय का कारण ना बन जाए। इस मास्टर की के अलावा कोर्ट के पास न्याय की पहुंच को और बढ़ाने के लिए एक पूरा टूल किट है। जैसे आर्टिकल 137 से मिलती है अपने ही फैसलों को रिव्यू करने की ताकत।
भाई गलती तो किसी से भी हो सकती है, तो उसे सुधारने का मौका भी तो होना चाहिए। फिर है आर्टिकल 139, जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए कुछ खास रिट जारी की जा सकती हैं। और 139A तो बहुत ही काम का है। इससे कोर्ट न्याय में तेजी लाने के लिए देश के किसी भी हाई कोर्ट से कोई केस सीधे अपने पास मंगवा सकता है। अब आता है तीसरा स्तंभ, जो काफी अनोखा है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन यानी सलाहकार क्षेत्राधिकार। इसे आप एक तरह का संवैधानिक संवाद कह सकते हैं। आर्टिकल 143 के तहत अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कानून का कोई बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, तो वो उस पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांग सकते हैं। ये एक तरह से देश के सबसे बड़ी कानूनी एक्सपर्ट से सलाह लेने जैसा है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, ये सिर्फ सलाह होती है, सरकार पर इसे मानने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती। तो चलिए, अभी तक जो हमने 3 मुख्य अधिकार क्षेत्र देखे, उन्हें एक बार फटाफट से इस टेबल से रिवाइज कर लेते हैं। पहला, ओरिजिनल यानी संघीय विवादों के लिए। दूसरा, अपीलेट यानी हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील सुनने के लिए। और तीसरा, एडवाइजरी यानी जब राष्ट्रपति को सलाह चाहिए हो। ये टेबल इन तीनों के बीच का फर्क एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता है। ठीक है, नींव बन गई, पिलर खड़े हो गए। लेकिन अब हम इस आर्किटेक्चर के उस हिस्से पर पहुंच रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक अदालत नहीं, बल्कि देश की सबसे ऊंची कानूनी आवाज बनाता है। हमने कोर्ट की नींव देखी, उसके अधिकार देखे, लेकिन ये सब कुछ बेमतलब है अगर कोर्ट के फैसलों में वजन ना हो, अगर उन्हें कोई माने ही नहीं। तो अब हम बात करेंगे उस शक्ति की, उस बल की, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को सिर्फ एक राय नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक कानून बना देती है। और ये शक्ति आती है आर्टिकल 141 से, जो बिल्कुल साफ सीधे शब्दों में एक बात कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया, जो कानून बना दिया, वो भारत की हर अदालत पर, हर कोर्ट पर बाध्यकारी होगा, मानना ही पड़ेगा। नो इफ्स एंड बट्स। यही वो आर्टिकल है जो हमारे पूरे जुडिशियल सिस्टम में एक रूपता लाता है, एक यूनिफॉर्मिटी लाता है। और फिर आता है आर्टिकल 142। ये शायद हमारे संविधान के सबसे पावरफुल और सबसे अनोखे आर्टिकल्स में से एक है। ये कोर्ट को पूर्ण न्याय करने की जबरदस्त शक्ति देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर कोर्ट को लगे कि किसी केस में पूरा न्याय करने के लिए कानून या कोई नियम कायदा कम पड़ रहा है, तो वो उससे भी आगे जाकर कोई भी आदेश दे सकता है। भोपाल गैस त्रासदी में जो पीड़ितों को मुआवजा मिला था, वो ऐतिहासिक फैसला इसी आर्टिकल 142 की ताकत का एक बहुत बड़ा सबूत है। तो चलिए, अब तक हमने सारे पुर्जे अलग अलग देख लिए। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि ये सब जुड़कर एक पूरे इकोसिस्टम की तरह एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे कोर्ट की स्थापना से लेकर उसके अधिकार, उसकी विशेष शक्तियाँ और फिर उन फैसलों को लागू करवाने की ताकत, ये सब मिलकर एक डायनामिक, एक लिविंग सिस्टम बनाते हैं। ये सिर्फ नियमों की कोई सूखी सी किताब नहीं है, बल्कि ये एक जिंदा इकोसिस्टम है जो लगातार सांस लेता है, विकसित होता है और सिर्फ एक मकसद के लिए काम करता है, न्याय को सुनिश्चित करना। तो ये है हमारे सुप्रीम कोर्ट का पूरा संवैधानिक ब्लूप्रिंट। लेकिन असल सवाल तो ये है कि कागज पर बनी ये शानदार इमारत हकीकत में एक देश के, उसके करोड़ों लोगों के जीवन को, उनकी उम्मीदों को, उनके हक को आखिर कैसे और कितना संवारती है। शायद इसी सवाल के जवाब में इस पूरे ब्लूप्रिंट का असली मतलब छुपा है।